हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिल्लती क्लासेस पर। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी लेकर के आई हूँ कुछ जनरल स्टडीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन तो चर्चा करेंगे। गाइस, अगर आप हमारी क्लास में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी प्रत्येक क्लास आपको समय से मिल जाए और क्लास को लास्ट तक देखिए। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की बात करूं मैं और अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो यहाँ पर कितनी सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं। यानी कि 47 हैं, 84 हैं या 121 हैं, 131 हैं। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों प्रतिनिधियों के लिए जो है यानी कि आरक्षित हैं लोकसभा में। अच्छा, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 330 के अनुसार 545 लोकसभा सीटों में से कुल 131 सीटें जो हैं यानी कि 18.42% अनुसूचित जाति और यानी कि 84 से और जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि 47 प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। चलिए आगे बात करते हूँ मैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। यानी कि जो टिक्का रोग होता है वो किस फसल में प्रभावित करता है। तो यानी कि सरसों या फिर धान, मूंगफली या फिर इन सभी को। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर मूंगफली। मूंगफली में जो मूंगफली को सबसे ज्यादा खराब या फिर मूंगफली पर जो प्रभावित होता है कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं। मूंगफली की मैं यहाँ बात करूं, मूंगफली का टिक्का रोग एक कवक रोग है। ठीक है, मूंगफली का टिक्का रोग जो है यानी कि पर्णचित्ती रोग को संदर्भित करता है। किसको, इसमें क्या होता है टिक्का रोग में, यानी कि जो मूंगफली की पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे उन पत्तियों को क्या कर देता है, यानी कि उसमें वो प्रभावित तो होता है जिससे कि पत्तियों को वो धीरे धीरे क्षरण करता रहता है, जिससे क्या होता है कि मूंगफली की जो फसल होती है वो धीरे धीरे पूरे तरीके से खराब होती चली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा मूंगफली का। तो मूंगफली का जो वनस्पतिक नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया इसका वनस्पतिक नाम होता है। अच्छा, आगे बात करूं यहाँ पर मूंगफली प्रोटीन, आहार या फिर फाइबर, वसा और अन्य पोषक तत्वों में समृद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मूंगफली का जो उपयोग है हृदय रोग और कमर करने यानी हृदय का जो रोग होता है, हृदय रोग को कम करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, सो चलिए आगे अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वनस्पति विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, वनस्पति विज्ञान के रूप में क्या जाना जाता है। सो मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि वनस्पति विज्ञान मतलब जिसमें वनस्पति की स्टडी करते हैं, फाइटोलॉजी में करते हैं या फिर फाइकोलॉजी में करते हैं या पैडोलॉजी में करते हैं या फिर इन सभी में हम वनस्पति के लिए जो है यानी कि वनस्पति विज्ञान के रूप में इनको जानेंगे या फिर बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज। तो इसके सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फाइटोलॉजी। सो फाइटोलॉजी में क्या होता है यहाँ पर, यानी कि फाइटोलॉजी में वनस्पति विज्ञान के रूप में भी फाइटोलॉजी को जाना जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर कि वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान या फिर पादप जीव विज्ञान या फिर फाइटोलॉजी भी कहा जाता है, जो पादप जीव का या विज्ञान और जीव विज्ञान की एक शाखा कहलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी इजी, बहुत ज्यादा सिंपल है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1664 में या फिर 1602 में, 1600 में या फिर 1608 में। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर 1600 में। जैसे आप सबको को पता है कि अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखित संविधान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन रूल्स की बात करूं तो 1600 का जो चार्टर एक्ट था जिसके तहत क्या बोला गया था कि 15 देशों के साथ जो है व्यापार संबंध बनाए। तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 में और इसमें कुछ यानी कि एक चार्टर था जिसमें कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन यानी कि यहाँ पर दिए गए थे। ओके, चलिए आगे बात करती हूँ कि एक नवजात शिशु का लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होता है। किससे, यानी कि गुणसूत्र से निर्धारित होता है जो उससे विरासत में मिला होता है। एक जो शिशु होता है उसका लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होता है जो उसे विरासत में मिला होता है। अब ये जो इसको मिला होता है गुणसूत्र, ये माता से मिला होता है या पिता से मिला होता है या यानी कि यहाँ पर मदर एंड फादर है। ठीक है, फादर सन यानी पिता का पिता यानी कि पिता का पिता यानी कि जो उसके ग्रैंड पा होंगे उनसे मिला होता है या फिर ऑप्शन ए यानी कि माता पिता दोनों से मिला हुआ होता है। ओके, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पिता से। अगर कोई नवजात शिशु है तो उसके मैं बात करूँ उसके गुणसूत्र से क्या निर्धारित होगा, उसके जो लिंग होता है मिला हुआ, हाँ जो यहाँ पर उसका जो लिंग होगा गुणसूत्र से निर्धारित होता है वो उसके पिता से मिला हुआ होता है।
अगला प्रश्न है किस देश को यानी कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? तो भाई लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में कौन सा देश है जिसको जाना जाता है? तुर्की है, नॉर्वे है, जापान है, फिनलैंड है। अच्छा, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। सही आंसर है नॉर्वे। यानी कि नॉर्वे जो है, नॉर्वे को हम क्या बोलते हैं? नॉर्वे को हम उगता हुआ सूरज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्वे की जो यानी कि मैं बात करूँ नॉर्वे की कुछ लोकेशन कहाँ है, यानी कि सबसे अपर में है। ठीक है, नॉर्वे के बाद फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडिश, ये सबके सब नीचे आते हैं, इसीलिए इसको जो है यानी कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप से जाना जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ। नॉर्वे की जो है यानी कि मध्य रात्रि के सूरज की भूमिका कहा जाता है क्योंकि देश का उत्तरी भाग अंटार्कटिका सर्कल से यानी कि ऊपर स्थित है, जहां सूरज मई के मध्य में यानी कि मई के मध्यम से जुलाई के मध्य तक 24 घंटे चमकता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्वे में क्या होता है, 6 मंथ का दिन एक तरीके से क्या होता है, देखिए पूरे तरीके से एग्जैक्टली वहां पे सूरज नहीं चमकता है, लेकिन कुछ प्रकाश वहां पर हमेशा रहता है, धुंधला सापन। जैसे डार्क हमारे यहाँ पे रात पूरे तरीके से डार्क हो जाएगी, वैसा नहीं होता है। सो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम है? तो यानी कि गंगा जो है कौन से स्थान पर आकर के भगीरथी और अलकनंदा यानी कि दोनों जलधाराएं मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं, कर्णप्रयाग में मिलती हैं, या फिर प्रयागराज में या रुद्रप्रयाग में? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा यानी कि यहाँ पर ऑप्शन है देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं और क्या गंगा का रूप लेती हैं। ओके, चलिए आगे यहाँ पर बात करती हूँ। भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। अलकनंदा को और किसको? भगीरथी को। जब दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिल जाती हैं उसके बाद उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर गंगा कहा जाता है। और आगे बात करूं यहाँ पर कि देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। अच्छा, यहाँ पर टिहरी नाम आया है, सो टिहरी बांध में आप मेरे को बताएंगे कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसकी कोई विशेषता है जिसके लिए हम इसको बहुत ज्यादा जानते हैं? सर्वाधिक बड़ा है, सर्वाधिक ऊंचा है, या किसी तरीके से इसकी कोई विशेषता आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम कि देखिए यहाँ पर जो है विष्णु प्रयाग की बात करूं तो यहाँ पर 2 जलधारा आ रही हैं। ठीक है, 2 जलधारा, एक अलकनंदा की जलधारा आ रही है, ठीक है, और एक ये आ रही है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं दूसरी बात करती हूँ यहाँ पर तो क्या है, यानी कि नंद प्रयाग है। उसके बाद में इनकी 5 प्रयाग है। उसके बाद में क्या है यहाँ पर? कर्ण प्रयाग है। ठीक है, कर्ण प्रयाग की मैं बात करूँ। उसके बाद में रुद्र प्रयाग है, उसके बाद में क्या है? देव प्रयाग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, कैबिनेट मिशन आया था तो भाई उसका नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन का, जिसको कैबिनेट मिशन का नेतृत्व यानी कि मैं अगर इसको बात करूं तो एक ऐसा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि यही वाला मिशन है या फिर कौन सा मिशन है जिसका काले झंडे दिखा करके विरोध किया गया था? स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था, या फिर एवी अलेक्जेंडर ने किया था, या फिर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था, या जॉन साइमन ने किया था? सही आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने जो है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ओके, चलिए तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी मैं। यहाँ पर कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्रियों से बना था। अब देखिए 3 कैबिनेट मंत्री थे। इंग्लैंड में जो कैबिनेट मिशन आया था वो इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री थे। मतलब मैं बात कर सकती हूँ कि जो अपर लेवल वाले मंत्री होंगे उनसे मिलकर के बना था कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में इसका जो इनके सम्मेलन हो चुका था। एंड इसकी बात करूँ, यह मिशन जो है 24 मार्च यानी कि 1946 को भारत पहुंचा था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये भारत कब आया और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी और कैबिनेट मिशन के 3 कैबिनेट मंत्रियों से बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नपुंसकता विरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जो नपुंसकता विरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन जी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के? सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 जो है सही होगा, यानी कि विटामिन ए जो है ये नपुंसकता विरोधी विटामिन के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं विटामिन ई को नपुंसकता विरोधी या विटामिन या फिर प्रजनन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। और रासायनिक रूप से विटामिन ई को मैं बात करूं यानी कि टोकोफेरॉल के रूप में जाना जाता है। इसका एक बात है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन ई का? इसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई का ही दूसरा नाम होता है टोकोफेरॉल, जो कि किसके लिए होता है? ये नपुंसकता का विरोधी विटामिन होता है, जिसको प्रजनन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है विटामिन ई को।
चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में लवण का कुल प्रतिशत कितना है। तो प्लाज्मा में, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें लवण का कुल प्रतिशत कितना होता है? 90% या 7.0% या 0.9% या फिर 0.1%। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 0.9% रक्त में जो प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मे में लवण का कुल प्रतिशत होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा करती हूँ। प्लाज्मा जो है एक रक्त का तरल भाग है, जैसा आप सभी को पता है कि 3 फॉर्म होती है, लेकिन 4th फॉर्म की मैं बात करूँ तो प्लाज्मा ही होता है। आगे बात करूं यहाँ पर रक्त का जो है 60% भाग अगर बात करें तो प्लाज्मा से ही बना होता है, यानी कि प्लाज्मा होता है रक्त में जो 60% भाग घेरता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और एक चीज होती है अलग से उसमें जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, ओके चलिए आगे बात करती हूँ। इसमें प्लाज्मा की ही बात करूं मैं तो इसके 90% भाग में जल होता है और 7% भाग में प्रोटीन और 0.9% में नमक, और यानी कि आपको बताया कि 0.1% में इसमें ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें, यानी कि तब प्लाज्मा बनता है 100%। ओके चलिए आगे यहाँ बात करती हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की मैंने बात करी, आप मेरे को बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, यानी कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के गिर जाती है। और अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी 2 द्वीप बनाती है। एक नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है एंड एक सबसे छोटा नदी द्वीप बनाती है। अच्छा, कहाँ पर बनाती है, आप मेरे को इसका भी आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो मैंने पूछा था, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर है? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, दिशपुर या फिर ये सही सभी। डिब्रूगढ़ की, गुवाहाटी की और दिशपुर की मैं बात करूं तो ये सारे के सारे शहर आते हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ओके, और ये जो है चाइना से भी आती है, यस, और कहाँ पर आ जाती है? इंडिया में, बांग्लादेश में, तीनों देशों में प्रवेश करती है। ओके चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश से कौन सा एक भूमि आबद्ध देश नहीं है। तो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा एक ऐसा है जो भूमि आबद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। सही आंसर होगा यहाँ पर यानी कि म्यांमार। म्यांमार क्या है, यानी कि थोड़ा सा भूमि आबद्ध का मतलब कि भूमि से, यानी कि एक लैंड से लैंड जुड़ा हुआ नहीं है। ओके चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर इसके बारे में। नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान भारत के भूमि आबद्ध पड़ोसी देश हैं। देखिए जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पर नेपाल है, नेपाल की लोकेशन क्या है, यानी कि जस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है। एंड भूटान की बात करूँ तो भूटान क्या है, ये जस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी लिंक नहीं, मतलब कि मैं बात करूँ कोई भी जलधारा नहीं है जो इसको अलग करती हो। एंड अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान भी इसके पास जुड़ा हुआ है। बट मैं यहाँ बात करूँ म्यांमार की, सो म्यांमार इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, ओके म्यांमार एक भूमि आबद्ध देश नहीं है बिकॉज इसमें जलधारा, यानी कि इसको जो है एक मैं बात करूँ कि एक स्पेशल जो क्षेत्र है इसका जलधारा से इसको अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भाई एक तो भारत में एक है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है किसको जाना जाता है, या कौन है ऐसे जो हरित क्रांति के रूप में विश्व में जाने गए। चलिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, एक यहाँ पर भारतीय हरित क्रांति के जनक है और एक यहाँ पर विश्व की हरित क्रांति के जनक हैं। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मैंने पूछा है कि विश्व की हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर वर्नन बोरलॉग जो थे यहाँ पर विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने गए। एंड इंडिया की बात करूँ तो MS स्वामीनाथन थे। चलिए यहाँ पर बात करती हूँ मैं, यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें यानी कि 1970 में मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों के प्रजनन के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। सो इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इनको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और जैसा आप सबों को पता है कि उस समय ऐसा था कि एक भुखमरी की मैं बात करूं तो सही होगा, यानी कि वो स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी। उस परिस्थिति को फेस करने के लिए यहाँ पर जो है यानी कि हरित क्रांति का सहारा लिया गया था और ये अपने आप में सक्सेस भी रही थी काफी सारे क्षेत्र में। ओके आगे बात करते हैं यहाँ पर काकोरी कांड, यानी कि काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था। तो भाई काकोरी कांड कब हुआ था? 1920 में, 1922 में या फिर 1925, 1927। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर?
1925, यानी कि 1925 में आपका क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ है। कब हुआ है, 1925 में। ओके, चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन या डकैती थी जो ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ भारतीय यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी के बीच हुई थी। कहाँ हुई थी, काकोरी के बीच हुई थी। अब काकोरी कहाँ पड़ता है, लखनऊ के पास एक छोटा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम काकोरी है, ठीक है, वहां पर यह हुआ था आपका काकोरी कांड। अब ये हुआ कब था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आगे बात करूं, डकैती का आयोजन जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा, HRA नाम था इसका उस टाइम, और अभी इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान यानी कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इसको अंजाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भिलाई इस्पात संयंत्र की सहायता से स्थापित किया गया था। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किसकी हेल्प से लगाया गया है इंडिया में, यूके। आप मेरे को बताएंगे भिलाई जो कारखाना है, भिलाई इस्पात कारखाना, वो कहाँ पर है। चलिए, भिलाई कारखाना इस्पात संयंत्र जो है किसकी सहायता से, यूके, यूएसए या फिर यूएसएसआर या फिर जर्मनी। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर की जो सहायता लेकर के भिलाई कारखाना लगाया गया था। इसके बारे में देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की मैं बात करूं, 1955 में यूएसएसआर की मदद से इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि ये जो कहां पर स्थापित किया गया था। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि सुंडा ट्रेंच किस महासागर में पाया जाता है। तो भाई सुंडा ट्रेंच किस महासागर में पाया जाता है। चलिए, अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो भाई कहां पर पाया जाता है सुंडा ट्रेंच महासागर, ये सुंडा ट्रेंच। राइट आंसर होगा यहाँ पर हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आपका सुंडा ट्रेंच पाया जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ। सुंडा खाई की मैं बात करूं या ट्रेंच की, तो यानी कि जो है ये पहले जावा खाई के रूप में जाना जाता था। सो पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है और यह इंडोनेशिया के दक्षिण और पश्चिम तटों से यानी कि 3200 किलोमीटर दूर स्थित था। चलिए आगे बात करती हूँ, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। तो यानी कि प्रस्तावना में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कब चेंज किया गया था, कोई भी जो अमेंडमेंट किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, या 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, या 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, या फिर 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे बात करती हूँ कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिससे 3 नए शब्द जुड़े थे। अच्छा, कौन कौन से सबसे पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। इन तीनों चीजों को जोड़ा गया था। क्यों, समाजवादी का मतलब मैं बात करूं तो यानी कि ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया को भी, या फिर मैं बात करूं यानी कि ऐसी कंडीशंस को भी फॉलो करना, उन लोग को भी उठाना, यानी कि जो एक मैं बात करूं यानी कि जो एक निम्न पैमाने पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सभी को साथ लेकर के चलना समाजवादी के लिए सही एग्जाम्पल होगा। अच्छा, पंथ निरपेक्ष अपने आप में, और अखंडता मतलब कि एक सटीक तरीके से चलना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रात्रि दृष्टि तंत्र में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो भी रात्रि दृष्टि तंत्र में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का, अवरक्त किरणों का, या फिर एक्सरे का, या फिर बीटा किरणों का। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर होगा अवरक्त किरणें। सो अवरक्त किरणों का जो प्रयोग करते हैं हम रात्रि दृष्टि तरंग में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान है। तो भारत के यानी कि कुल कितने राज्य हैं जिनमें राज्यपाल का प्रावधान है, 25, 29, 31 एंड 36। सो ये वाला जो प्रश्न होगा स्टूडेंट, यह हमारा जम्मू कश्मीर, अभी जैसे हमने आर्टिकल 370 यानी कि 370 अनुच्छेद हटा दिया है, उससे पहले का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर से आंसर क्या होगा, यानी कि 29। अभी जैसे आप सबों को पता है कि दमन दीव भी जो है हट गया है, एंड अब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य नहीं रहा है, तो 29 राज्य नहीं हो सकते। सो यहाँ पर जो है यानी कि 28 की मैं बात करूँ तो 28 में जो है राज्यपाल का प्रावधान है। जितने भी हैं सभी में राज्यपाल का प्रावधान है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है। तो भाई कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक में पाया जाता है।
कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर ये सभी। सही आंसर होगा ये सभी, यानी कि तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। चलिए सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें। चलिए गाइस, सो मैं बात करूंगी कुछ राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के। भारत में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि आप मैं बताती हूँ कर्नाटक राज्य में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कितने हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान है और 21 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक की यहाँ पर बात करी है मैंने। 5 राष्ट्रीय उद्यान है, 21 वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में है एंड बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मैसूर में है। एंड यहाँ पे कन्नेरघट्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बैंगलोर में। कहाँ पर है? बैंगलोर में। बात कर्नाटक की चल रही है। आगे बात करूं, यानी कि जो है आपका कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये चिक्कमंगलुरु में है और अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तरी कन्नड़ में। आगे बात करती हूँ डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अभ्यारण्य की बात चल रही है। वन्य जीव अभ्यारण्य डंडेली ये उत्तराखंड में है एंड यहाँ पर पुष्पगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? कोडागू में है। कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये मांड्या में है। और ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें कुर्ग ये ऑलरेडी, यानी कि जितने भी सारी चीजें ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके, यहाँ पर भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये चिकमंगलुरु में है। आगे बात करती हूँ तो चलिएगा। सो आज की वीडियो में मैं रखती हूँ इतना ही। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।